अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो साइंस और जनरल अवेयर से लिए गए। दोस्तों ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। जो दोस्तों परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं, उन्हीं प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूं। इसलिए दोस्तों आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे। और जिन प्रश्नों को दोस्तों आंसर आपको पता होगा उसे आप कमेंट भी करते रहिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसका दोस्तों आंसर, सही आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करके भी बताना है। ठीक है, आप कमेंट भी करते रहिए, उसके बाद से थोड़ा सा टाइम भी आपको मैं दे रहा हूं, उसके बाद मैं भी आंसर आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है, आयरलैंड से ली गई। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, ऐसे याद रखेंगे दोस्तों। एक और इससे रिलेटेड प्रश्न बनता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों हमेशा पेपर में पूछा जाता है, तो इसे भी याद रखेंगे, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप कमेंट भी करते रहिए आप। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के पास संविधान है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको कमेंट करना है। ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ये हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है, पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉट के बीच हुआ था। पूना समझौता दोस्तों किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। थोड़ा सा दोस्तों पूना समझौता के बारे में जान लीजिए। दोस्तों पूना समझौता महात्मा गांधी एवं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 26 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। यह समझौता मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं सी राजगोपालाचारी के प्रयास से हुआ। समझौते के तहत दोस्तों दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटें की 18% सीट सुरक्षित की गई। ठीक है, तो ये इसके बारे में जानकारी रही, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए और देखिएगा प्रश्न क्या है, प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा डॉट की उपस्थिति में होता है। चारों ऑप्शन को पढ़िए और आंसर आप कमेंट भी करते रहिए। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा पांचवे का? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है, साबुन का बुलबुला डॉट के कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है। यानी कि साबुन का जो बुलबुला होता है गोल आकार किसके कारण प्राप्त कर लेता है? यानी गोल आकार जो होता है ना, गोलाकार किस कारण से बन जाता है, कहने का मतलब है। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट भी करना है, और इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों साबुन का बुलबुला जो होता है गोलाकार प्राप्त कर लेता है, यानी कि गोल आकार प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला दोस्तों ये प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है? तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, आर्गन। दोस्तों ये क्या है? ये निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस के अंतर्गत कौन कौन सी गैसें आती है? हीलियम आता है, नियान आता है, आर्गन तो आता ही है, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये सब क्या है दोस्तों? ये किसके अंतर्गत आती है? तो ये
निष्क्रिय गैस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व ये हैं। ठीक है, रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा सही होगा आपको कमेंट करना है, कमेंट करके भी बताना है। ठीक है, कमेंट करते रहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। और आपको बता दूं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 11 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ। इसका उद्देश्य श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं उनके जीवन स्तर को उन्नत करना था। ठीक है, इसलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9वां क्वेश्चन देखिएगा। 9वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, पर्यावरण और विकास पर। ठीक है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं, क्या कहते हैं? पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो होता है उसे क्या बोला जाता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अर्थ समिट बोला जाता है, यानी पृथ्वी शिखर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10वां क्वेश्चन देखिएगा। 10वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला दोस्तों ये प्रश्न है, इसे याद रखेंगे। प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी इंद्र दोस्तों ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता है। ठीक है, इसे दोस्तों याद रखेंगे हमेशा के लिए, क्योंकि ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? संयोजी ऊतक नहीं है पूछ रहा है। चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट भी करिए। और इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा इसका देखिएगा, चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। तो अच्छा दोस्तों, संयोजी ऊतक के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, और देख लीजिए, इसे याद रखेंगे हमेशा। त्वचा क्या होता है? संयोजी ऊतक नहीं होता है, त्वचा उपकला ऊतक होता है। क्या होता है? उपकला ऊतक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है? तो चार ऑप्शन दिया गया है, मरुस्थल है, नदी है, ध्रुवीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि जैव विविधता क्या होता है। पहले थोड़ा सा जान लीजिए दोस्तों, ये जैव विविधता क्या होता है। तो जैव विविधता दोस्तों किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, जैव विविधता किसे कहते हैं? जैव विविधता के बारे में थोड़ी जान लीजिए। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता किसमें अधिक होती है, अधिकतम पाई जाती है? तो इसका दोस्तों आंसर कौन सा सही हो जाएगा? चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, क्या आंसर होगा दोस्तों? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और यह भी आपका दोस्तों यूपी बीएड का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है, यानी किस तिथि को दोस्तों शिक्षा दिवस मनाया जाता है? शिक्षक दिवस नहीं दोस्तों, शिक्षा दिवस कह रहा है ना, इसे याद रखेंगे। राष्ट्रीय दोस्तों शिक्षा दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस यानी कि 11 नवंबर, ठीक है, 1988 के अवसर पर 11 नवंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। वैधानिक रूप से इसका प्रारंभ 11 नवंबर 2008 से किया गया। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, 2008 से, यानी कि 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। हमेशा के लिए याद रखेंगे, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन पूछ रहा है, तो चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट भी कीजिए। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। कौन है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखने से पहले जो नए स्टूडेंट है दोस्तों उनके लिए बता दूं दोस्तों, आपके लिए एक पंचम पब्लिशर
देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को डॉट 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 कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत होता है उसे क्या बोला जाता है। चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट भी करते रहिएगा, ठीक है। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भूपर्पटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या बोला जाता है, भूपर्पटी यानी क्रस्ट बोला जाता है, ठीक है। इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट करना है। हैदराबाद है, नई दिल्ली है, इलाहाबाद है, आगरा है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली में है। इसे हमेशा के लिए याद रखेंगे, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर से है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में अस्थायी रूप से डाटा संचित करता है, परमानेंट मेमोरी के रूप में, ठीक है। अस्थायी रूप से डाटा को संचित करता है, कौन करता है। चारों ऑप्शन को पढ़िए और कमेंट भी करते रहिए, हमेशा पूछा जाता है प्रश्न। और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रोम, ठीक है। रोम दोस्तों क्या होता है, परमानेंट मेमोरी होता है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, इसे भी याद रखेंगे। और जो परमानेंट नहीं होता है, जो क्या होता है दोस्तों, कुछ ही समय के लिए रहता है, जैसे रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, तो ये परमानेंट मेमोरी नहीं होता है, ये अस्थायी मेमोरी बोला जाता है इसे। और ये अस्थायी रूप से कौन होता है, रोम होता है। दोनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा भी पूछा जाता है। प्रश्न है, बंधन एक्सप्रेस का परिचालन किन देशों के मध्य शुरू किया गया। बंधन एक्सप्रेस पूछ रहा है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। और इसका दोस्तों आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंधन एक्सप्रेस भारत से बांग्लादेश, ठीक है। बता दोस्तों, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य 9 नवंबर 2017 को बंधन एक्सप्रेस की शुरुआत की गई। कब की गई, 9 नवंबर 2017 को, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य, ठीक है। और ये दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, एक और प्रश्न है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच कौन दोस्तों चलती है, समझौता एक्सप्रेस। ये भी पूछा जाता है, समझौता एक्सप्रेस का परिचालन पूछ ले, किन देशों के मध्य शुरू किया गया है, किस देशों के मध्य चलती है समझौता एक्सप्रेस, ये भी पूछ ले तो भारत एवं पाकिस्तान याद रखेंगे। और दोस्तों भारत नेपाल भी पूछा जाता है, ठीक है। मैत्री बस सेवा का संचालन कहां होता है दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच होता है। तीनों प्रश्नों को याद रखेंगे, तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप में कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है। पूर्व की ओर पूछ रहे, भारतीय प्रायद्वीप में कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। और इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी। दोस्तों भारतीय प्रायद्वीप में कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है, तो महानदी पूर्व की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। भारतीय जलवायु को क्या कहा जा सकता है, भारतीय जलवायु को क्या कहा जा सकता है, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसून कहा जा सकता है, ठीक है, भारतीय जलवायु को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इन सब प्रश्नों के आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो वहां समय समय पे वीडियो भी प्रोवाइड कराता रहता हूं, और सारे वीडियो की लिंक इंस्टाग्राम भी है, ठीक है, वहां पे भी आप फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है। और ये प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। और इस पे दो प्रश्न बनते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। और ये प्रश्न पूछ रहा है कि कितने वर्षों के लिए नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 6 वर्षों के लिए की जाती है। 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, या 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर ले या 65 वर्ष की उम्र पूरा कर ले, ठीक है, यानी जो भी पहले होगा उसके अनुसार, ठीक है। तो 6 वर्ष याद रखेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है, 6 वर्षों के लिए। और दोस्तों यह भी पूछा जाता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो अनुच्छेद 148 148 के तहत। ये भी याद रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो दोनों प्रश्नों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक को किसने लिखा।
ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक को किसने लिखा? चारों ऑप्शन को पढ़िए, कमेंट भी करते रहिए और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमेशा भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है विद्युत मोटर डॉट 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 ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 24 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले जो दोस्त मैथ में वीक है, कमजोर है, मैथ बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए दोस्तों एक चैनल बनाया हूं जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। दोस्तों आप उस चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जहां पे दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। कुछ दिनों में दोस्तों मैथ वहां जब सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगे दोस्तों, आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो मैथ में आपको थोड़ी सी भी दोस्तों प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल पे जरूर जाए, जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो देखिएगा दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? डोलामाइट है, सेंधा नमक है, लौह उल्का है, गैलेना या साधारण कच्चा शीशा है? इन चारों ऑप्शन को पढ़िए और आप कमेंट भी करते रहिए। क्या प्रश्न कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, लोहे के अयस्क के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? मैग्नेटाइट आता है, हेमेटाइट आता है, सिरेटाइट आता है, लाइनोटाइट आता है, आयरन पायरॉक्साइड आता है। ठीक है, ये सब क्या आते हैं दोस्तों? ये सब लोहे के अयस्क के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी सिरेटाइट मतलब क्या होता है? लोह उल्का। ठीक है, तो लोह उल्का इसका सही आंसर हो जाएगा। और डोलामाइट क्या होता है दोस्तों? डोलामाइट कैल्शियम धातु के अंतर्गत आता है। डोलामाइट किसके अंतर्गत? कैल्शियम के अंतर्गत। ठीक है, तो डोलोमाइट का आंसर नहीं करेंगे, लौह उल्का। लौह उल्का किसके अंतर्गत? लोहे के अयस्क के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसे आप दोस्तों जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। बहुत बार दोस्तों परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। और इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष दोस्तों 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे दोस्तों। तो ये रहे आपके 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। और ये सब दोस्तों आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं, जिनको दोस्तों हमारे वीडियोस की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती, नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब दोस्तों लिखा होगा, वहां पे क्लिक करके दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाइए। और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, उसे प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले दोस्तों। तो सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।